नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो और आज तारीख है 23 जून मंगलवार। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी अपडेट्स पर। लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक 3 मंजिला व्यवसायिक इमारत में लगी भीषण आग ने 14 लोगों की जान ले ली है। बताया जा रहा है ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इमारत में चल रहे कोचिंग सेंटर में मौजूद कई छात्र जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों से कूद गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और राहत बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए अपना अलीगढ़ का दौरा रद्द कर लखनऊ के लिए रवाना हुए। साथ ही डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह को मौके पर भेजकर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए काम की खबर है। अब फार्मर आईडी में बदलाव कराने के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यूपी सरकार ने नई सुविधाएं शुरू की हैं, जिसके तहत किसान घर बैठे ही अपनी फार्मर आईडी से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। नाम, पता या जमीन से जुड़े छोटे मोटे बदलाव आसानी से किए जा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे किसानों का समय बचेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी आसानी होगी। यानी अब कई काम मोबाइल से ही पूरे हो जाएंगे। अब अगर आपके घर में भी एलपीजी गैस कनेक्शन है तो ये खबर जरूर देखिएगा। सरकार ने उपभोक्ताओं से समय रहते ई-केवाईसी पूरा करने की अपील की है। जिन लोगों की प्रक्रिया अधूरी रहेगी उन्हें गैस सब्सिडी मिलने में भी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए गैस उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि तय समय से पहले जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर लें। एक तरफ सरकार लोगों को सुविधाएं दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। चलिए जानते हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें भी एआई, रोबोटिक्स और कोडिंग जैसी आधुनिक तकनीकों की पढ़ाई का मौका मिलेगा। भारत सरकार और टाटा टेल्को के सहयोग से करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से ड्रीम लैब तैयार की जा रही है। इस लैब में छात्रों को एआई, 3D प्रिंटिंग, डिजिटल इनोवेशन और नई तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बच्चों को भविष्य की तकनीकी से जोड़ना और उन्हें नई पीढ़ी की नौकरियों के लिए तैयार करना है। यानी अब सरकारी स्कूलों के छात्र भी हाईटेक शिक्षा की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। अब चलते हैं पंजाब। तो पंजाब की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब हर महीने सीधे खाते में आएंगे पैसे। मुख्य खबर ये है कि पंजाब सरकार 1 जुलाई से नई सहायता योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी और शुरुआती किस्त एक साथ खाते में भेजी जा सकती है। सरकार का कहना है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा और घरेलू खर्च में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके परिवार में भी कोई पात्र महिला है तो इस योजना की जानकारी जरूर लें। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 6,550 रुपए जमा कराने पर 10 लाख रुपए का पीएम मुद्रा लोन मिलेगा। लेकिन सरकार ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिलाने के लिए किसी भी तरह की एडवांस फीस नहीं ली जाती। ऐसे फर्जी लेटर और मैसेज लोगों को ठगने के लिए फैलाए जा रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है तो सावधान रहिए। किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और केवल बैंक या सरकारी वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें। सरकार ने लोगों से अपील की है कि ऐसे फर्जी दावों के झांसे में न आएं। तो अब जानते हैं मौसम का हाल। तो देश भर में मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ साथ सब हिमाचल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 22 से 25 जून तक बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। अच्छी बात यह है कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और कोलकाता समेत कई शहरों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। अब ट्रेन में बिना टिकट सफर करने वालों के लिए नियम सख्त हो गए हैं। रेलवे ने नए बदलाव के तहत जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी है। यानी अब रेलवे नियमों को हल्के में लेना आपकी जेब भारी पड़ सकती है। नए नियमों के अनुसार बिना टिकट, बिना वैध पास या तय दूरी से आगे यात्रा करने पर अब पहले से ज्यादा पेनल्टी देनी होगी। न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। ये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। सरकार ने कहा है कि पहले पेनल्टी वसूली जाएगी और भुगतान न करने पर ही मामला अदालत तक जाएगा। इसका मकसद नियमों का पालन सुनिश्चित करना और रेलवे राजस्व की सुरक्षा करना है।
अब नजर डालते हैं बैंकिंग सेक्टर की नौकरी पर। तो अब अगर आप सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए बड़े अवसर लेकर आ सकता है। जानकारी के मुताबिक IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, RBI ग्रेड B, RBI असिस्टेंट और IBPS RRB जैसी प्रमुख भर्तियों के नोटिफिकेशन 2026 में अलग अलग चरणों में जारी होने की संभावना है। बैंकिंग क्षेत्र में हर साल हजारों पदों पर भर्ती होती है और इस बार भी बड़ी संख्या में वैकेंसी आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये समय तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने का है। बिहार के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। अब संख्यक कल्याण विभाग में 1076 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये बड़ा अवसर माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी, यानी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका हो सकता है। यूपी में निवेश का बड़ा मौका है। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए विदेशी कंपनियों और निवेशकों को आकर्षित करने की तैयारी की जा रही है। सरकार का लक्ष्य रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। और अब बात करते हैं ऐसे फैसले की जिसका सीधा संबंध आपकी जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी से जुड़ा है। जमीन खरीदते ही शुरू हो जाएगा म्यूटेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति विवाद कम करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। अब जमीन या मकान की खरीद के बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे धोखाधड़ी और कानून विवादों में कमी आएगी, यानी प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए प्रक्रिया पहले से आसान होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ गांव तक विकास पहुंचाने की रफ्तार भी तेज कर दी गई है। बिहार के ग्रामीण इलाकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई सड़कों का निर्माण के काम तेज कर दिया गया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद सैकड़ों गाँव का संपर्क मुख्य सड़कों और शहरों से और बेहतर हो जाएगा। इससे ग्रामीण लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आने जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से गाँव में व्यापार और विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी, यानी विकास की सड़कें गांव तक तेजी से पहुंचती नजर आएंगी। नौकरी तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। गुजरात की दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत कुल 5 पद भरे जाएंगे। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। खास बात यह है कि ये भर्ती देश के प्रमुख बंदरगाहों में शामिल दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार 19 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद फॉर्म की हार्ड कॉपी और जरूरी दस्तावेज भी निर्धारित पते पर भेजने होंगे। अगर आप इंजीनियरिंग या मरीन सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक शानदार अवसर साबित हो सकता है। तो अब जानते हैं रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक राहत भरी खबर। अब सुबह सुबह एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को परेशानी कम होगी। दिल्ली सरकार ने कई प्रमुख रूटों पर सुबह 4 बजे से DTC बसों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भरोसा बढ़ेगा, यानी अब सुबह की यात्रा पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक होने वाली है। वहीं देश के कुछ हिस्सों में मौसम ने फिर से करवट ली है और लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए बिहार में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पटना DM कुंदन कुमार ने आदेश जारी करते हुए जिले में 8वीं तक के सभी स्कूलों को 27 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। लगातार बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए ये कदम बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। मौसम विभाग ने भी गर्म हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। वहीं खीर भवानी मेले की शुरुआत 22 जून से हो गई है। मेले और आगामी अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस के अनुसार संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जगह जगह नाकाबंदी, वाहन जांच और गश्त बढ़ा दी गई है। तीर्थ मार्गों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। अब रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। उत्तर प्रदेश में गोंडा रूट पर रेलवे की तकनीकी कार्यों के चलते कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि कई गाड़ियों का रूट बदला गया है। पूर्वोत्तर रेलवे गोंडा और गोंडा कचहरी के बीच तीसरी रेल लाइन शुरू करने के लिए प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम करेगा। इसी वजह से 7 जुलाई से 11 जुलाई के बीच लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या रूट की कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके।
वहीं भारत की रक्षा ताकत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका ने भारत को करीब 48 करोड़ डॉलर के रक्षा सौदे की मंजूरी दे दी है, जिससे भारतीय सेना की सैन्य क्षमता और मजबूत होगी। इस सौदे के तहत अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर तोपों के रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी सहायता से जुड़े उपकरण भारत को उपलब्ध कराए जाएंगे। अमेरिकी रक्षा सहयोग एजेंसी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगर आप भी एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने के बाद ये जानना चाहते हैं कि आपका सिलेंडर कब तक डिलीवर होगा, तो आप उसका लाइव स्टेटस अपने मोबाइल में अब आसानी से चेक कर सकते हैं। कई देशों में एलपीजी सप्लाई को लेकर बदलाव देखने को मिले हैं। भारत में सिलेंडर की उपलब्धता बनी हुई है, लेकिन नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे डीएसी नंबर अनिवार्य करना और गैस बुकिंग टाइमिंग में बदलाव। अगर आपने एलपीजी सिलेंडर बुक किया है तो आप अपने मोबाइल में उसकी डिलीवरी लाइव स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि सिलेंडर कहां तक पहुंचा। तो दोस्तों, राजनीति की खबरों से पहले एक ऐसी उपलब्धि की बात करते हैं जिसने दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा दिया है। दुनिया में भारत का डंका बजा है। आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी के जनक और सर्जरी के पितामह माने जाने वाले महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजनी कांसे की प्रतिमा का यूनाइटेड किंगडम में अनावरण किया गया है। ये प्रतिमा दुनिया के सबसे पुराने और बड़े सर्जिकल संस्थान रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग में स्थापित की गई है, जिसकी स्थापना 1505 में हुई थी और जिसके 140 से अधिक देशों में 33,000 से ज्यादा सदस्य हैं। ये अनावरण प्लेफेयर ऑडिटोरियम में किया गया, जिसे भारत के चिकित्सा विरासत के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वहीं नजर डालते हैं महिला T20 विश्व कप पर। तो आपको बता दें, 2026 में श्रीलंका का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मिली टूर्नामेंट की दूसरी हार के साथ ही श्रीलंका की सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है। टीम की कप्तान चामरी अटापट्टू ने इस प्रदर्शन की जिम्मेदारी खुद लेते हुए कहा कि एक कप्तान के तौर पर मैं विफल रही हूं। लगातार हारों से टीम का मनोबल गिर चुका है और ग्रुप चरण से ही बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। अब रुख करते हैं राम मंदिर चंदा विवाद की ओर। तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने राम मंदिर चंदा मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एसआईटी का गठन तो कर दिया है, लेकिन जांच निष्पक्ष होगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने सीसीटीवी फुटेज के कथित रूप से गायब होने और मंदिर के पुजारियों से पूछताछ को लेकर चिंता जताई। उन्होंने मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जाँच की मांग की है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 और 27 के ये बजट राज्य विधानसभा में पेश किया गया है। इस बजट में 5 शक्तियों की बात की गई है। उन्होंने कहा कि ये बजट पश्चिम बंगाल की खोई हुई संस्कृति और गरिमा को वापस लाने की कोशिश है। इसमें सुरक्षा, नागरिकों को डर मुक्त माहौल देने और संस्कृति को पुनर्जागृत करने की प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा और कृषि को भी अहमियत दी गई है। साथ ही राज्य में संविधान को मजबूत करने, तोलाबाज, कटमनी, सिंडिकेट, जबरदस्ती वसूली रोकने और शिल्प या व्यवसाय के लिए बेहतर माहौल बनाने पर जोर दिया गया है। तो वहीं नीट छात्रों के मुद्दे पर सियासत गरमाती नजर आई है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बेंगलुरु में नीट परीक्षा से जुड़ी घटना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नाटक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की रैली के कारण कुछ परीक्षार्थी नीट एग्जाम देने में वंचित रह गए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों का ध्यान भटकाते हैं और दूसरी तरफ उनकी सरकार की रैली के कारण छात्र परीक्षा नहीं दे पाए। सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस अपनी रैली का समय बदल नहीं सकती थी और कहा कि इस घटना से स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए राजनीति पहले है और छात्र हित बाद में है। तो वहीं ऑपरेशन टाइगर को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, वैसे तो टाइगर्स की संख्या कम होती जा रही है, थोड़ा दिन दे दीजिए और देखिए कि उनकी संख्या कैसे कम होती है, जो अपने आप को टाइगर मानकर चल रहे हैं। उनका ये बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन चुका है और इसे ऑपरेशन टाइगर को लेकर विपक्षी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। अब चलते हैं तमिलनाडु की ओर, जहां सरकार ने मंदिरों से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला लिया है। तमिलनाडु ने बड़ा फैसला लेते हुए विजय सरकार ने डीएमके द्वारा मंजूर 46 प्रोजेक्ट्स रद्द कर दिए हैं, जिनकी कुल लागत 246 करोड़ रुपए थी। ये सभी प्रोजेक्ट मंदिरों के फंड से बनाए जाने वाले थे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सख्त एक्शन लिया और आदेश जारी कर दिया है। अब मंदिरों की संपत्ति सिर्फ पवित्र और धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होगी। मैरिज हॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने पर तुरंत रोक लगा दी गई है। मंदिर अब सिर्फ भक्ति का केंद्र रहेंगे। अब खबर जो सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चौंकाने वाली खबर, पंजाब का एक 23 वर्षीय युवक छत्तीसगढ़ से पाकिस्तान समर्थित आईएसआई नेटवर्क से जुड़ा हुआ पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा जिले से पुलिस ने एक 23 साल के युवक को आईएसआई से संबंध में
आरोप में गिरफ्तार किया है। ये युवक पंजाब का रहने वाला है और पुलिस के अनुसार ये पाकिस्तान समर्थित आईएसआई नेटवर्क से जुड़े लोगों के संपर्क में था। देश में आईएसआई की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य के युवाओं को निशाना बनाकर आईएसआई देश की एकता और सुरक्षा को चुनौती दे रही है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और पूरे नेटवर्क को उजागर करने का प्रयास कर रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पे कोई चुनौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार और सुरक्षा बल पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। वहीं पंजाब की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान सामने आया है, जिस पंजाब ने मां भारती के लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं, उसी पंजाब को आप सरकार ने नशे का केंद्र और अपना एटीएम बना दिया है। हमारे युवाओं का भविष्य ड्रग्स की लत में बर्बाद हो रहा है। पंजाब की वीर भूमि आज नशे और भ्रष्टाचार के जाल में फंसी हुई है। केवल पंजाब के साथ नहीं, पूरे राष्ट्र के साथ बड़ा धोखा है। भ्रष्टाचार, लूट और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली इस आप सरकार को अब उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। पंजाब अब लूट नहीं, विकास चाहता है। पंजाब अब नशा नहीं, नौजवानों का उज्जवल भविष्य चाहता है। पंजाब अब आप नहीं, सुशासन और सच्ची सेवा चाहता है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की गौरव, युवाओं की सुरक्षा और मां भारती की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर संघर्ष करने को तैयार है। और अब वापस आते हैं राम मंदिर चंदा विवाद पर, जहां एक और बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। राम मंदिर चंदा विवाद के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। राउत ने कहा है कि भाजपा ने महमूद गजनी की तरह राम मंदिर को लूट लिया है। सामना अखबार में लिखे लेख में राउत ने अमित शाह पर भी निशाना साधा और इसे लूट और कानूनी व्यवस्था के पतन की मिसाल बताया। भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। सौगत रॉय का कहना है कि जिन सांसदों ने पार्टी के खिलाफ जाकर एनडीए का समर्थन किया है, उन्होंने मतदाताओं के भरोसे को तोड़ा है। इसी मुद्दे को लेकर टीएमसी के कई सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात की और बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। बजट सत्र से पहले सामने आए इस घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। और अब बात करते हैं कांग्रेस की, जहां 2027 चुनाव से पहले बड़ा संदेश दिया गया है। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर राहुल गांधी अब सख्त नजर आए हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक बुलाई और साफ संदेश दिया है कि कांग्रेस में आपसी खींचतान अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने सभी नेताओं को एकजुट होकर चुनावी तैयारी में जुटने की सलाह दी। कांग्रेस का फोकस अब संगठन को मजबूत करने और 2027 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने पर है। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय को लेकर सोशल मीडिया पर जन्मदिन के मौके पर कई बधाइयां मिली। 22 जून को उनके 92वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम से शुभकामनाओं वाले पोस्ट भी वायरल हुए। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विजय, जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे हैं और राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, फैंस देश भर में उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे। कमल हासन समेत कई सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। ऑपरेशन टाइगर विवाद और सांसदों के कथित दल बदल के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना सिर्फ एक ही हो सकती है और पार्टी की असली विरासत मराठी लोगों के अधिकारों की रक्षा है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि सत्ता और धन के लालच में कुछ सांसद पार्टी और जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसी राजनीतिक तनाव के बीच उन्होंने विधायकों की अहम बैठक भी बुलाई है। महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और इसी मुद्दे पर अब आदित्य ठाकरे ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे ने बागी सांसदों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इन सांसदों को बिकाऊ बताया और उनकी वफादारी पर सवाल उठाए। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने विचारधारा की बजाय निजी लालच को चुना और अपने मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कहा कि ये सांसद महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन के समर्थन से चुनाव जीते थे, लेकिन अब सत्ता और फायदे के लिए अपनी विचारधारा बदल रहे हैं। उन्होंने इसे जनता और लोकतंत्र दोनों के साथ धोखा बताया। तो अब बात करते हैं एक ऐसी परियोजना की जिस पर देश की रणनीतिक जरूरतों के साथ साथ पर्यावरण को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता
जयराम रमेश ने केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को पत्र लिखकर परियोजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के विकास में निविदा प्रक्रिया और चयन मानदंडों को लेकर जानकारी मांगी है। साथ ही ये भी पूछा कि क्या इसमें 100% निजी स्वामित्व की अनुमति दी जाएगी। जयराम रमेश ने परियोजना से पर्यावरण को संभावित नुकसान को लेकर भी चिंता जताई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने कार्यालय का पहला बजट पेश किया। विधानसभा में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने कई बड़े ऐलान किए। राज्य में पहली बार बनी भाजपा की सरकार ने सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने की सौगात देते हुए DA 18 से 38% करने की घोषणा की। शिक्षकों के 50,000 और राज्य पुलिस के 20,000 पदों को मिलाकर 70,000 खाली पदों को भरने का ऐलान भी किया गया। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि 1 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। इसमें 33% पद महिलाओं के लिए होंगे। और अब बात करते हैं रेलवे और श्रद्धालुओं से जुड़ी एक राहत की खबर की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीकानेर से जयपुर निरीक्षण के दौरान बड़ा ऐलान किया है। सीकर स्टेशन पर पूर्व सांसद सुबेदानंद सरस्वती के साथ चर्चा में उन्होंने खाटू श्याम जी के दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए सुंदरपुरा स्टेशन के निर्माण कार्य को स्वीकृति देने की जानकारी दी। इस फैसले से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी और क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। खाटू श्याम जी मंदिर आने जाने वाले यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेशन विकसित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में मथुरा से पहुंचे बुजुर्ग ने चक रोड पर अतिक्रमण की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित जिलाधिकारी को मौके पर जाकर जाँच करने और अतिक्रमण पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने साफ कहा कि अतिक्रमण किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और विकास प्राधिकरण समेत सभी संबंधित विभागों को नियमित निगरानी रखने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया है। पद छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि ये फैसला देश हित में है। स्टारमर ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना ब्रिटेन की बेहतरी के लिए लिया गया निर्णय है। बीते 10 साल में स्टारमर ऐसे छठे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ा है। स्टारमर से पहले 5 और प्रधानमंत्रियों ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। कंजर्वेटिव पार्टी बनाम लेबर पार्टी की राजनीति वाले इस देश में अगले प्रधानमंत्री के रूप में लेबर पार्टी के नेता एंडी बर्नहम का नाम सामने आ रहा है। हालांकि सियासी उथल-पुथल के बीच अन्य प्रत्याशी कौन होंगे, इसको लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। रोचक ये भी है कि इस्तीफे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ने वाले हैं। कतर से एक बड़ी खबर सामने आई है। जंग के बाद कतर के महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस निर्यात टर्मिनल को फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान रविवार रात एक बड़ा विस्फोटक हुआ। विस्फोट के बाद आग लग गई, जिसमें कम से कम 54 लोग घायल हो गए हैं। कई घंटों बाद 18 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को लेकर भी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत तेज हो चुकी है। दोनों देश अगले महीने की अहम टैरिफ समय सीमा से पहले द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। इसी सिलसिले में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर नई दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उनकी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ कई दौर की बैठक होंगी। इन बैठकों में व्यापार, निवेश और टैरिफ से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। यदि ये समझौता आगे बढ़ता है तो दोनों देशों के व्यापक संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही टैरिफ विवादों को टालने में भी मदद मिलेगी। वहीं हिमाचल के चंबा में बाढ़ पीड़ित परिवार आज भी राहत का इंतजार कर रहे हैं। रावी नदी की बाढ़ में घर और जमीन गंवाने वाले 7 परिवारों का आरोप है कि सरकार ने 7 लाख रुपए सहायता का ऐलान किया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 3-3 लाख रुपए ही मिले। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक ना तो पुनर्वास हुआ, ना ही सुरक्षा दीवार या अन्य बचाव कार्य पूरे हुए। बरसात का नया सीजन शुरू होने को है और लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। प्रभावित परिवारों ने जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य में बिजली आपूर्ति को पहले से ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2023-31 तक नया रोडमैप मंजूर किया है। इसके तहत बिजली कटौती की अवधि और उसकी आवृत्ति को धीरे धीरे कम किया जाएगा। साथ ही बिजली बाधित होने पर सप्लाई को पहले से मुकाबले तेजी से बहाल करने की व्यवस्था विकसित हो जाएगी। इस फैसले का लाभ घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों, कारोबारियों, पर्यटन क्षेत्र और उद्योगों को मिलेगा। आयोग का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में बिजली व्यवस्था अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनी रहे।
अब अगर आप लगातार 22 घंटे हवाई सफर करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की एक एयरलाइन दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट शुरू करने जा रही है। ये फ्लाइट सिडनी से लंदन तक जाएगी और रास्ते में 9 अलग अलग टाइम जोन पार करेगी। यात्रियों को सफर के दौरान कृत्रिम सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव भी मिलेगा, यानी हवाई यात्रा की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। उधर पंजाब में तकनीकी अब स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने लगी है। एआई की एंट्री हो चुकी है। कुछ जिलों में दिल और सांस से जुड़ी बीमारियों की जांच अब आधुनिक एआई तकनीकी से की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे मरीजों की जल्दी पहचान होगी और इलाज की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। पंजाब में स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी का इस्तेमाल और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ग्रेटर नोएडा में साइबर पुलिस ने एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया जो महिला बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। आरोपी एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर है और मूल रूप से आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर लोगों से दोस्ती करता था। इसके बाद खुद को एक बड़ी कंपनी का वित्तीय सलाहकार बताकर निवेश पर ज्यादा मुनाफे का लालच देता था। जाँच में पता चला कि लोगों से जिस खाते में पैसा जमा कराया जाता था उसकी इंटरनेट बैंकिंग आरोपी के मोबाइल नंबर से जुड़ी हुई थी। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जाँच में जुटी हुई है। अब बात एक ऐसी खबर की जहां सरकार ने गंभीर अपराध के आरोपी पर बड़ा एक्शन लिया है। हरियाणा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कुरुक्षेत्र जिला अस्पताल के डॉक्टर शैलेंद्र कुमार की पेंशन में भारी कटौती कर दी गई है। पहले आरोपी डॉक्टर को हर महीने करीब 1,15,000 रूपए की पेंशन मिलती थी, लेकिन अब ये घटाकर सिर्फ 15,000 रूपए कर दी गई है। सरकार का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराध करने वालों को किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप सामने आने के बाद डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी सेवाएं भी तत्काल प्रभाव के लिए समाप्त कर दी गई थी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एएनआई की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी के मुताबिक हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार और गोला बारूद पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए बारामूला तक पहुंचाए गए थे। चार्जशीट में बताया गया कि आतंकी पहाड़ों और शहरी इलाकों के बिना किसी की नजर में आए आगे बढ़े और स्थानीय माहौल को घुल-मिल कर अपनी पहचान छिपाए रखी। इसी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। एएनआई की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसी अब ड्रोन नेटवर्क और सीमा पर आतंकी सप्लाई चेन की गहन जाँच में जुटी है। हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई भी की थी। वहीं उत्तर प्रदेश एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। बिहार का कुख्यात अपराधी और 1.25 लाख रुपए का इनामी बदमाश लल्लन सिंह उर्फ लल्लन सिंह सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। एसटीएफ के मुताबिक सरसावा नकुर रोड पर चेकिंग के दौरान बदमाशों की मौजूदगी की सूचना मिली। घेराबंदी करते ही अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में लल्लन सिंह गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लल्लन सिंह पर वाराणसी और चंदौली समेत कई जिलों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस के अनुसार वो 2 सब इंस्पेक्टर समेत 7 लोगों की हत्या के मामले में भी वांछित था। दोस्तों, अब बात करते हैं दर्दनाक सड़क हादसे की, जिसने कई परिवारों की खुशियां पल भर में छीन ली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। छिंदवाड़ा बैतूल नेशनल हाईवे पर मजदूरों से भरी एक पिकअप वाहन की ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में 5 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत छिंदवाड़ा जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। जिला प्रशासन और राहत बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गए हैं। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के परिवार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। गोपालगंज जिले के बेलसंड गांव में उनके बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। हमले में गंभीर रूप से घायल विजेंद्र नाथ तिवारी को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात नाजुक होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। घटना के बाद परिवार और गाँव में दहशत का माहौल है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जाँच में पुरानी रंजिश को हमले की वजह माना जा रहा है। आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। माहौली के सेक्टर 66 स्थित एक निजी लॉजिस्टिक्स कंपनी में युवती डिंपल खत्री की हत्या में मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी हरजिंदर सिंह मान ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने वारदात में इस्तेमाल किए गए 3 चाकू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजोन से मंगवाए थे। पुलिस अब डिजिटल ऑर्डर रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जाँच कर रही है। आरोपी ने बताया कि निजी संबंधों में दूरी और बातचीत बंद होने से वो मानसिक रूप से परेशान था। पुलिस मामले की आगे की जाँच कर रही है और अब क्राइम की खबरों से निकलकर मनोरंजन जगत की तरफ चलते हैं, क्योंकि ओटीटी दर्शकों के लिए यह हफ्ता काफी खास रहने वाला है। राजा शिवाजी से लेकर हाउस ऑफ द ड्रैगन तक जून 2026 का आखिरी हफ्ता ओटीटी दर्शकों के लिए काफी खास होगा, क्योंकि इस हफ्ते कई बड़ी और मच अवेटेड फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3
22 जून को जियो हॉटस्टार पर आ रही है, जिसमें ड्रैगन युद्ध और सियासी टकराव देखने को मिलेगा। 24 जून को अवतार फायर एंड ऐश रिलीज होगी। 26 जून को नेटफ्लिक्स पर राजा शिवाजी आएगी, जिसमें रितेश देशमुख छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार में नजर आएंगे। इसी दिन सोनी लिव पर परफेक्ट फैमिली भी रिलीज होगी, जो एक ऐसे परिवार की कहानी है जो बाहर से परफेक्ट दिखता है लेकिन अंदर कई समस्याओं से जूझ रहा है। वहीं करनाल के सदर बाजार क्षेत्र स्थित खाटू श्याम मंदिर में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने मंदिर में सेंध लगाकर दान पात्र से 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी चोरी कर ली है और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। वहीं 23 जून 2026 से शुरू होने वाला जून का चौथा सप्ताह कई लोगों के लिए तरक्की और लाभ के नए अवसरों से भरा रहेगा। इस सप्ताह रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के योग्य बनेंगे, लेकिन कुछ राशियों को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह शानदार रहने वाला है। लंबे समय से अटके काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। नौकरी और कारोबार में अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है। विरोधियों पर बढ़त मिलेगी और पुराने विवाद भी सुलझ सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में परिवार और भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव बढ़ेगा और मेहनत के मुताबिक परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। हालांकि सप्ताह के अंत तक की स्थिति बेहतर होने लगेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाली। धन्यवाद।